हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फोर्थ वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द फोर्थ लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video, we have studied the primary functions of commercial bank. Today we will study the secondary functions of commercial banks and the presence of commercial banks in India and a little knowledge about the central bank. So without wasting time, let's start. Friends, in the last video, we have studied about the primary functions of commercial banks. In today's video, we will study the secondary or other functions of commercial banks. So the first secondary function of commercial bank is agency and utility services. A bank provides various utility and agent banking facilities to its customers. For example, provides a letter of credit, underwriting service, pay tax challans, facility of safe deposit vaults, microfinance फैसिलिटी ऑफ ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, बैंक अपने कस्टमर्स को बहुत सी उपयोगी और एजेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइड्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, आपने स्टैंडर्ड 11th में BA में ये टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक अपने कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे प्लेस पर गए हो जहाँ आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है, वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम गए हो और आप वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो। तो अगर आप क्रेडिट पर कोई गुड्स किसी व्यापारी से ख़रीदना चाहोगे तो क्या आपको वो उधार माल बेचेगा? नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले ये पूछेगा कि आपको जानता पहचानता कौन है या आप कौन हो। लेकिन आप वहाँ पर एकदम नए गए हुए हो, आपको वहाँ कोई जानता पहचानता नहीं है, तो आपको वो उधार माल नहीं देगा। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक ऐसे कस्टमर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है। उस लेटर को स्टडी करके सामने वाला आपको क्रेडिट के ऊपर गुड्स दे सकता है। सेकंड, अंडरराइटिंग सर्विसेज। तो बैंक्स कई बार अंडरराइटिंग फैसिलिटी भी देती हैं, यानी बैंक राइटिंग में आपकी जवाबदारी लेती है कि अगर आपके थ्रू किसी का पेमेंट नहीं हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल बैंक रहेगी। इस टाइप की अंडरराइटिंग सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करती हैं। थर्ड, पे टैक्स चालान्स। अगर आप चाहो तो बैंक आपका टैक्स चालान भी पे कर देती है। फैसिलिटी ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। आपके कीमती ज्वेलरीज या कीमती डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने के लिए बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें एक चाबी आपके पास रहती है और एक बैंक मैनेजर के पास। ना तो बैंक मैनेजर अकेला उसे खोल सकता है और ना आप अकेले खोल सकते हो, इसीलिए उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। ऐसी फैसिलिटी के लिए बैंक लॉकर का या सेफ डिपॉजिट वॉल्ट का रेंट चार्ज करती है। फिफ्थ वन, माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी। बैंक आपके छोटे मोटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी हैंडल करती हैं। सिक्स्थ, फैसिलिटी ऑफ ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। आप ड्राफ्ट के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पैसा भेज सकते हैं। तो इस टाइप की बैंकिंग फैसिलिटीज़ बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं, जिसे हम एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस कहते हैं। द सेकंड सेकेंडरी और अदर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, दैट इज़ प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विथ चेंजिंग टाइम। यानी बदलते समय के साथ बहुत सी एडिशनल फैसिलिटीज़ बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। बैंकिंग इज़ एन एवोल्यूशनरी कंसेप्ट। देयर इज़ कंटिन्यूस एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक। फ्रेंड्स, बैंक एक इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, अर्थात इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ नवीनता होती रहती है। इसके फंक्शन सतत एक्सपांड होते हैं, बड़े होते जाते हैं,
और उनमें कई बदलाव या चेंजेस भी आते हैं। फंक्शन के साथ साथ बैंक की एक्टिविटी और सर्विसेज में भी समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। इन प्रेजेंट टाइम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी from the account of one customer to any other customer of any bank is done through NEFT, means National Electronic Fund Transfer, and RTGS, means Real Time Gross Settlement. Both these are possible because of CORE, means CORE, Centralized Online Real Time Exchange Banking. आज के समय में बैंक के किसी भी कस्टमर का पैसा किसी दूसरे कस्टमर के या किसी दूसरे बैंक के कस्टमर के अकाउंट में NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू या RTGS मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। RTGS और NEFT ये दोनों ही सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज के द्वारा पॉसिबल हो पाते हैं। फ्रेंड्स, NEFT के बारे में भी आपने स्टैंडर्ड 11th में सीखा होगा। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसमें अमाउंट ट्रांसफ़र की कोई लिमिट नहीं है। आप NEFT के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT से जो पैसा ट्रांसफ़र होता है उसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो है, जिसकी टाइम लिमिट RBI के द्वारा सेट की जाती है। जबकि RTGS के थ्रू अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एट अ टाइम हो जाता है और काफ़ी स्पीडी है। RTGS में जो मनी ट्रांसफ़र की लिमिट है वो मिनिमम 2 लाख रुपीज़ है, यानी आप कम से कम 2 लाख या उससे ज़्यादा बड़ी अमाउंट का ही RTGS कर सकते हैं, उससे कम अमाउंट का RTGS नहीं किया जा सकता। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स एंड डीमैट यानी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। This is an account where shares, debentures, bonds, etc. can be held in electronic form, which is easier than holding them in physical form. तो फ्रेंड्स, जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं वो शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड्स को खरीदते बेचते हैं। तो बैंक ऐसे कस्टमर्स के लिए डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इनको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, यानी आपको उसके लिए फ़िज़िकल सर्टिफिकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िकल सर्टिफिकेट्स चोरी हो सकते हैं, फट सकते हैं, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपके कितने शेयर हैं, कितने डिबेंचर हैं, उसकी फुल डिटेल आपके डीमैट अकाउंट में रहती है। इसके अलावा हमने पहले भी देखा, बैंक हमें सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसमें हम हमारी वैल्यूएबल थिंग्स को सेफ रख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, यानी भारत में कमर्शियल बैंक्स का स्थान। कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट इन द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, यानी भारत में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी हैं और पब्लिक सेक्टर के थ्रू भी हैं। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, फॉरेन बैंक्स हैव एंटर्ड द प्राइवेट सेक्टर, यानी 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए या जो नई औद्योगिक नीति आई, उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू ही प्राइवेट सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स आई। बट बाय द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ओनली दोज कंपनीज which are listed in the second schedule of RBI Act 1934 are called scheduled banks and are the real banks. All rules and regulations of the Reserve Bank of India apply to these banks. यानी भारत में वास्तविक बैंक की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, केवल उन्हीं बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक्स या रियल बैंक्स कहा जा सकता है। ऐसे बैंकों को RBI के द्वारा डिसाइड किए गए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में शेड्यूल्ड बैंक्स का स्टेटस हम इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स दो टाइप की हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स चार टाइप की हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन या मल्टीनेशनल बैंक्स वर्किंग इन इंडिया, एंड रीजनल रूरल बैंक्स। नाउ फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
central bank. There exists a central bank in all countries of the world which manages, evaluates and regulates the banking activities in the entire country. Besides, a central bank protects the interests and rights of consumers of various banks and of the general public. फ्रेंड्स, विश्व के हर एक देश की खुद की एक सेंट्रल बैंक होती है जो पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को मैनेज करती हैं, इवेल्युएट करती हैं और रेगुलेट करती हैं, यानी कि चलाती हैं। इसके अलावा वो देश के बैंकों के सभी कस्टमर्स के इंटरेस्ट और उनके राइट्स का रक्षण करती हैं और जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी कार्य करती हैं। सो फ्रेंड्स, द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक। फ्रेंड्स, एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपरी, यानी इससे ऊपर और कोई बैंक नहीं है। आपके देश की जो सर्वोपरि बैंक है, जो बैंकों की बैंक है, वो आपकी सेंट्रल बैंक है। मीन्स सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री हुज फंक्शन इज टू एड, रेगुलेट एंड प्रमोट द एंटायर मनी मार्केट एंड द बैंकिंग सेक्टर। यानी कि सेंट्रल बैंक एक ऐसी सर्वोपरि बैंक है जिसका काम है पूरे देश के मनी मार्केट या बैंकिंग सेक्टर को एड यानी कि मदद पहुंचाना, उसे रेगुलेट करना और उसका प्रमोशन करना, एज वेल एज टू मेंटेन मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक गुड ऑफ द नेशन। यानी पूरे देश के हित के लिए फाइनेंशियल या मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना भी एक सेंट्रल बैंक का मुख्य कार्य है। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट of 1934, the Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 with a private paid up capital of rupees 5 करोड़। यानी भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उस वक्त इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी। So friends, you have to keep in mind this date. The April 1st, 1935 is the establishment day of RBI and at that time the paid up capital was rupees 5 crore. RBI was nationalized on January 1st, 1949. Friends, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन उसका नेशनलाइजेशन वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि ऑन जनवरी 1st, 1949 RBI was nationalized. So RBI is the apex bank of India which supervises and regulates the entire banking sector as well as formulates the monetary policy of India. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि कोई भी सेंट्रल बैंक वो उस कंट्री का एपेक्स बैंक होता है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है। सो RBI इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत की सर्वोपरि बैंक है, इससे ऊपर कोई बैंक नहीं है। इस बैंक का काम इंडिया के एंटायर बैंकिंग सेक्टर को सुपरवाइज करना है, उसे रेगुलेट करना है और एंटायर बैंकिंग सिस्टम स्मूथली चल सके, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम RBI के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स that I have explained. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें।